हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का 14 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, जिसमें कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मियोसिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाई मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। व्हाई मियोसिस रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्यों रिड्यूस हो जाते हैं। व्हाई जेनेटिक वेरिएशंस आर नॉट कैरिड बाय माइटोसिस एंड लास्ट इन विच टाइप्स ऑफ सेल्स मियोसिस कैन बी सीन। कौन सी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें हमें मियोसिस देखने को मिलती हैं। तो बेटा अच्छा किया आपने मियोसिस से भी क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा। इस चैप्टर से उम्मीद करता हूं कि हो सकता है नीट 2020 में आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए तो इस चैप्टर से आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चन का मैं डाउट क्लियर करता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे आपने पूछा व्हाई मियोसिस इज इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में मियोसिस कैसे आ गई, तो आप जानते हैं कि मियोसिस ब्रिंग्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस एंड दीज वेरिएशंस आर रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। हमेशा लगातार मियोसिस से वेरिएशंस आते रहते हैं और इन्हीं वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। इसको हम यूं समझें कि जैसे कि इवोल्यूशन जब पढ़ा था आप याद करिए, हमने बताया था कि एप्स से धीरे धीरे जो एप्स थे पहले का मनुष्य, एप से फिर और चेंजेज आए, चेंजेस से फिर वो सीधे पैर पे खड़ा होकर के मानो चलने लगा और स्थिति एक ऐसी आ गई कि आजकल हम लोग मॉडर्न मैन बन गए। तो क्या हुआ होगा ऐसा इसलिए हुआ होगा कि उसमें कुछ वेरिएशंस आई, प्रकृति ने कुछ पहले की प्रजातियों में कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया होगा, सेलेक्ट करने के बाद उनको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद वो वातावरण में बदलाव के साथ साथ धीरे धीरे इवाल्व होते चले गए और परिवर्तन होने के साथ साथ आज मनुष्य मॉडर्न मैन बन गया। तो एक बात और, इस सबके प्रमाण हैं, ये सब कोई ऐसी कोरी कल्पनाएं नहीं है, इनके सबके प्रमाण भी हैं। इस वजह से ये इवोल्यूशन हुआ, लगातार इवोल्यूशन होता रहता है और ये मियोसिस के कारण होता है। अब अगर माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस तो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते। क्यों नहीं आते? अगर आप देखिए, समझने की कोशिश करिए बेटा। हम सपोज करें एक मेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम और फीमेल के पास क्या है 46 क्रोमोसोम। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का हम क्रॉस कराते हैं, फ्यूजन कराएंगे, इसमें अगर इसमें माइटोसिस करा दी जाए तो क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 92, जबकि होनी कितनी चाहिए 46 ही होती है, 92 हो जाएगी अगर माइटोसिस होगा। अगर एक जनरेशन और देखें, 92 मेल गेमेट का जो है और 92 फीमेल गेमेट वाले में जब हम माइटोसिस करा दे तो क्रोमोसोम संख्या ऑफ स्प्रिंग में हो जाएगी 184। अरे ये तो और बढ़ जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो क्रोमोसोम की संख्या का बढ़ जाना, लगातार क्रोमोसोम की बढ़ती हुई संख्या से क्या होगा, लाइफ ही सस्टेन नहीं होगी, वेरिएशन से दूर कोई बचेगा ही नहीं। इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशंस माइटोसिस से नहीं होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस मियोसिस से होते हैं। अब मियोसिस क्यों होती है? तो प्रकृति ने सोचा, प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी नेचर ने कि एक ऐसा विभाजन करा दो, और वो कोई साधारण विभाजन नहीं होगा, एक स्पेशल एक विशेष प्रकार का डिवीजन करा दो जिससे क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर दो, पहले से ही आधा कर दो, और वो विभाजन होगा मियोसिस। क्या हुआ, मियोसिस से क्रोमोसोम की संख्या, मान लीजिए मेल गेमेट है 46 क्रोमोसोम वाला, फीमेल गेमेट है 46 क्रोमोसोम वाला, मियोसिस करा दी, मेल में बचे 23 क्रोमोसोम, फीमेल में बचे 23 क्रोमोसोम, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो ऑफ स्प्रिंग बनी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम। इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि अगर मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस हो गई, आधी हो गई, फर्टिलाइजेशन ने उसको रीस्टैब्लिश कर दिया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस क्रोमोसोम की संख्या को आधी करती है, फर्टिलाइजेशन उसको रीस्टैब्लिश करता है। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या को कौन मेंटेन करता है, तो आंसर इसका होगा मियोसिस। मियोसिस ना होती तो क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन नहीं होगी। अब जब क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, 23 क्रोमोसोम मेल में और फीमेल में, इसी टाइम
कुछ क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो बदमाशी करने लगे। कुछ क्रोमोसोम ने बदमाशी की, लॉकडाउन तोड़ दिया। जैसे आजकल देखते हैं ना, कुछ लोग बदमाश होते हैं, वो घर से बाहर निकल आते हैं। तो वैसे ही क्रोमोसोम ने कोई बदमाशी की, अपने कुछ हिस्से आपस में बदल लिए, क्रॉसिंग ओवर कहा इसको। और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या मिला, वेरिएशंस। तो मियोसिस से ही वेरिएशंस हमें देखने को मिले, और यही वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। अब जो आपका प्रश्न है कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो यही तो बेटा सामने निकल के आया सिग्निफिकेंस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस तो यही है कि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई, फर्टिलाइजेशन ने उसको रीस्टेब्लिश कर दिया, और मियोसिस लगातार वेरिएशंस प्रोवाइड करते रहते हैं, लगातार मियोसिस से वेरिएशंस मिलते रहते हैं। और इस वजह से जब एक चीज़ और देखते हैं मियोसिस के सिग्निफिकेंस में, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी पे एक बार हम नज़र डालते हैं। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half। मतलब मियोसिस बेटा वो प्रक्रिया है, इसके अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी कहता है कि मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिसमें क्रोमोसोम नंबर का संरक्षण किया जाता है, क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व किया जाता है और हाफ भी कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए। तो संरक्षण करना और हाफ करना। आगे लिखते हैं कि पर से पैराडॉक्सिकली, इसका मतलब कि एक तरफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्रोमोसोम को बचाने की बात भी हो रही है और क्रोमोसोम हाफ भी हो जा रहा है। ये एक विरोधाभास है जो पर से एज पर होता है, अपने आप होता है। इस विरोधाभास, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, बातें तो विरोधाभास वाली है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। और फिर लिखा है इट आल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इसी कारण जो क्रोमोसोम का हाफ होना और फिर फर्टिलाइजेशन से रीस्टेब्लिश हो जाना, यानी क्रोमोसोम को हमने बचाया भी, हाफ भी किया, फर्टिलाइजेशन से रीस्टेब्लिशमेंट हुआ, यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस का कारण बनती हैं। इनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और जो इवोल्यूशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये बातें समझ में आई होंगी कि कैसे क्या चीज़ है सिग्निफिकेंस। बेटा कुछ लोगों ने पूछा कि जैसे ये सर एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंस जो लिखा है ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें यही बात बताई गई है कि सिग्निफिकेंस में कंजर्वेशन, क्रोमोसोम का कंजर्व किया गया और क्रोमोसोम की बचत की गई, फिर उसको हाफ भी किया गया। ये एक पैराडॉक्सिकली एक विरोधाभास है, लेकिन इसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए इवोल्यूशन में ये महत्वपूर्ण है। तो लास्ट क्वेश्चन ये बेटा बचा है कि जो आपने पूछा कि कौन सी सेल ऐसी होती है जिनके अंदर हमें मियोसिस देखने को मिलती है। तो ये एक स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो ये क्वेश्चन था कि तो एक चीज़ जान लीजिए कि जिन सेल्स में हमें मियोसिस देखने को मिलती है उन सेल्स को हम मियोसाइट्स बोलते हैं, और ये स्पेशल टाइम पर मिलती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पर्मेटोसाइट्स में देखने को मिलती है जिनसे स्पर्म बनता है, oocytes में मियोसिस देखने को मिलती है जिससे ओवम बनता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में देखने को मिलती है जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में देखने को मिलती है जिससे मेगास्पोर बनते हैं, और इसके अलावा जाइगोस्पोर इन एल्गी एंड फंजाई में भी हमें मियोसिस देखने को मिलती है। ऑल द बेस्ट बेटा, और उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप ऐसे ही लगातार क्वेश्चन पूछते रहिए, अभी तो टाइम है आपके पास, अच्छे से जम करके तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ